बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है वो यूक्रेन रूस जंग की वजह से इंतहाई ख़तरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है और इस हवाले से आज कुछ गुफ्तगू की जाएगी। और पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है, इमरान ख़ान का अगला लाहे अमल क्या है, इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको रूस और यूक्रेन की जंग की सूरत हाल बताते हैं। इस हवाले से अमेरिका जो प्लान बनाया है वो ये है कि अमेरिका दुनिया की आबादी कम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है और अमेरिका की ये कोशिश है कि कोई ऐसा इकदाम कर दिया जाए जिससे दुनिया की आबादी कम हो जाए और उसके लिए अमेरिका रूस यूक्रेन जंग में अहम किरदार अदा कर रहा है और इसकी कोशिश है कि आबादी को ख़त्म करने के लिए वहाँ एटमी जंग छेड़ दी जाए। इस हवाले से नाज़रीन ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इस वक्त जो है वो रूस के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़ेपोरिशिया पर भी इस वक्त जंग हो रही है और वहाँ पे जो सबसे ख़तरनाक बात ये है कि वहाँ जो ज़ेपोरिशिया का जो है इलाका उसमें एटमी प्लांट है और ये एटमी प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट कंसीडर किया जाता है। और अगर ये जंग उसमें यानी ये एटमी प्लांट के पास ये जंग हो रही है और अगर कोई मिसाइल इस प्लांट पर गिरता है तो उससे फिर पूरा यूरोप मुतासर हो सकता है। नाज़रीन, इसके ताबकारी जो असरात हैं वो पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लेंगे, क्योंकि जोग्राफियाई तौर पर अगर हम रूस की सूरत हाल देखें तो रूस एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ से हवा आके आगे यूरोप पूरे यूरोप में जाती है। तो ये अगर वहाँ पे ये जो ज़ेपोरिशिया का प्लांट है इस पर अगर हमला होता है या कोई मिसाइल आके गिरता है तो ये प्लांट तबाह होता है तो उसके ख़तरनाक असरात यूरोप पर पड़ेंगे। रूस तो चलो इससे मुतासर होगा ही होगा, लेकिन पूरा यूरोप इसकी लपेट में आएगा और इसके ताबकारी असरात से मुतासर होने का ख़तरा है। इसके अलावा नाज़रीन, यूक्रेन ने अमेरिका से क्लिस्टर बम मांगे हैं और ये क्लिस्टर बम बहुत ख़तरनाक बम होता है। इसके हवाले से कहा जाता है कि जो अमेरिका के पास क्लिस्टर बम है ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन बम है। इस बम में नाज़रीन ये होता है कि जब ये अपने टारगेट के पास पहुँचता है तो ये अपना मुँह खोल देता है और फिर उसमें से मज़ीद 200 से ज़ायद बम निकलते हैं जो एक बारिश की शक्ल में अपने हदफ पर गिरते हैं और तबाह बर्बाद करके रख देते हैं अपने टारगेट को। तो इस हवाले से दुनिया के 125 ममालिक ने क्लिस्टर बम पर पाबंदी आयद की हुई है, जबकि अमेरिका के पास ये बम है। और इस हवाले से अब जब यूक्रेन ने देखा है कि वो रूस के हाथों शिकस्त खा रहा है तो वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करने लग गया है कि जिससे तबाही को और ज़्यादा फैलाना और तबाही करना उसका हदफ है। तो इस हवाले से उन्होंने अमेरिका से ये कहा है कि वो क्लिस्टर बम फौरी तौर पर फ्राहम करे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल करके रशिया को रोका जा सके। नाज़रीन, ये जो बम है इसके हवाले से कहा जा सकता है कि इंतहाई ख़तरनाक बमों में इसका शुमार होता है। अब रूस ने इसके रद्द अमल में अमेरिका के दुश्मन ममालिक को मुसल्ला करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, रूस ये चाहता है कि अगर मुझ पर यूक्रेन की जानिब से कोई ख़तरनाक अटैक होता है तो फिर जो अमेरिका दुश्मन ममालिक हैं वो रूस की जानिब से अमेरिका से इसका इंतकाम लेंगे और उसके लिए रूस जो है उसने ईरान और चाइना को इस हवाले से मुसल्ला किया है और शुमाली कोरिया के साथ भी उसके राब्ते हैं और उसमें भी दिफाई लिहाज से लेन देन वहाँ भी हो रहा है। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि अगर रूस पर अटैक होता है तो फिर ईरान, चीन और शुमाली कोरिया तीनों मुल्क यक वक्त अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ये उनके बाहमी एक मुआहदा है जिसको उन्होंने तय किया है आपस में और उसमें यह तय हुआ है कि रूस पर अगर एटमी हमला होता है या मामला रूस के मुखालिफ जाता है तो फिर ईरान और चीन जो है वो बुनियादी किरदार अदा करते हुए जंग में कूद पड़ेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमें ये इतलात मिली है कि इसराइल ने ईरान पर हमले की मुकम्मल तैयारी कर ली है और इस हवाले से किसी भी वक्त आज रात या कल या 2 दिनों में ईरान पर हमले का इम्कान है। और इस हवाले से इसराइल ने अपनी कुछ जो एटमी और दीगर हथियार हैं वो आज़रबाईजान पहुँचा दिए हैं और वहाँ मोसाद ने एक पूरा आज़रबाईजान का एयरबेस लिया है जिस पर तमाम असलहा जो है वो रूस से आज़रबाईजान मुंतकिल हुआ है और वहाँ से फिर ये उस अड्डे से ईरान को निशाना बनाने का प्लान बनाया गया। नाज़रीन, मोसाद की पूरी
टीम जो है, एक बहुत बड़ी टीम अपनी फ़ौज के साथ अज़रबैजान के इस अड्डे पर मौजूद है और इन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तैयारी कर रखी है और ये हमला किसी वक्त भी हो सकता है। अगर नाज़रीन इधर इसराइल और ईरान की जंग शुरू होती है, उधर रूस यूक्रेन का फड्डा चल रहा है, तो ये आग मज़ीद वसी होती हुई नज़र आ रही है। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी कहा था कि रूस यूक्रेन जंग को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। इस जंग के शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अब जब इसराइल की जानिब से ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान बना दिया है, तो इससे ये लगता है कि ये आग मज़ीद अब रूस से निकल कर इधर मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तान और चीन और इन इलाकों में आ सकती है। तो इस हवाले से नाज़रीन ईरान को टारगेट करने का प्लान बनाया गया है, जबकि रूस की जानिब से ये इतलात भी हैं कि ईरान का दिफा मजबूत किया गया है और रूस ईरान को S-400 भी देने जा रहा है और इससे मज़ीद ईरान का दिफा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर ये फौरी तौर पर भी रूस ईरान को S-400 दे देता है तो इसकी तनसीब पर थोड़ा वक्त लगेगा, जिससे फौरी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये ईरान के लिए मुफीद होगा, लेकिन कुछ अर्से के बाद कहा जा सकता है कि ईरान की पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसराइल की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि रूस की जानिब से ईरान को हथियार मिलने से पहले ईरान को निशाना बना लिया जाए। लेकिन ये भी इतलात हैं कि ईरान के पास ऑलरेडी ऐसे मिज़ाइल हैं, ऐसे ड्रोन हैं कि जिनकी वजह से वो इसराइल का दिफा करने की पोजीशन में है और वो इस पोजीशन में है कि इसराइल का होने वाला हमला वो रोक सकेगा। नाज़रीन, इसराइल की जो इस हवाले से स्ट्रेटजी है वो दो तरफा है कि ईरान पर दो तरफ से हमला किया जाएगा ताकि वो एक तरफ मसरूफ़ हो तो दूसरी जानिब उनको खला मिल सके। लेकिन इस हवाले से ईरान ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और वो दोनों पोजीशनों पर बल्कि चौमुखी लड़ाई लड़ने की भी पोजीशन में है और मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने अपने ड्रोन और अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को स्टैंड बाई किया हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी दैश ने अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने का ऐलान कर दिया है और दाश की जानिब से ये कहा गया है कि हम अफ़गानिस्तान से तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पर अपना एक सेटअप बनाएंगे और वो दैश इक़्तिदार काबुल पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा है। दैश के हवाले से पहले भी ये तासुर था कि इसकी जो फीडबैक है वो मोसाद की जानिब से मिलती है और इसराइल के लिए ये काम कर रही है और दाश को बनाया इसलिए गया था ताकि इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और अब जब ईरान इसराइल क्लैश होने जा रहा है, उस वक्त जब रूस यूक्रेन जंग ज़ोरों पर है, इस ख़ास टाइमिंग में दैश की जानिब से ये ऐलान करना कि वो अफ़गानिस्तान में हमले करेगी और तालिबान हुकूमत का ख़ात्मा करके काबुल के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करेगी, तो ये इस बात की अब दलील बन गया है कि वाकई इसके पीछे मोसाद है और मोसाद की ही फीडबैक पर दैश की जानिब से ये ऐलान किया गया है। और अब जहाँ ईरान में बदअमनी और हमले होंगे वहीं पर अफ़गानिस्तान में भी अमन मुतासर होगा और जब ईरान और अफ़गानिस्तान का अमन मुतासर होगा तो डेफिनेटली इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान में भी सूरत हाल तब्दील होने जा रही है और देखना यह है कि अब मुस्तकबिल में ख़ित्ते की क्या कंडीशन बनती है। ये ख़ित्ता आग जंग की आग में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस पर दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे इस ख़ित्ते को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में सियासत ज़ोरों पर है और इमरान खान इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है पूरे मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में भी कल की रैली के हवाले से भरपूर जो कवरेज मिली है इमरान खान को और आलमी सतह पर यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की जानिब से भी कल होने वाली जो लाठीचार्ज थी और PTI के कारकुनों पर तशद्दुद की मज़म्मत की गई है और इस हवाले से आलमी बरादरी भी ऐसे लगता है कि अब इमरान खान की बैक पर खड़ी है। तो इस हवाले से नाज़रीन ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों में ये सूरत हाल क्लियर होगी। अब आरिफ अलवी ने जो गुज़श्ता दिनों इमरान खान से मुलाकात की थी उसमें आरिफ अलवी ने ये तजवीज़ दी थी कि इमरान खान इनके साथ मुज़ाकरात कर लें तो इससे बहरान हल हो सकता है, लेकिन इमरान खान ने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो इनके साथ नहीं बैठ सकते बल्कि इनके ख़िलाफ़ इसका बयानिया रहा है और अगर इमरान खान इनके डिमांड पर इनके साथ बैठते हैं तो यही लोग इमरान खान पर तनकीद करेंगे और कहेंगे कि इमरान खान कल तक तो हमें चोर कहता था और आज यू टर्न लेके हमारे साथ बैठ गया है। तो इमरान खान ने आरिफ अलवी को कहा कि ये लोग मुझे ही तनकीद का निशाना बनाएंगे और मेरी मकबूलियत पर हमले करेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने इनके साथ बैठने से साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं इस वक्त आवाम में पॉपुलर हूँ और पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है और पूरी कौम तब्दीली चाहती है। तो इस हवाले से इमरान खान यकीन की मंजिल पर फैज़ हैं। वो कहते हैं कि मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, बाकी मामलात आगे चल कर देखते हैं।
इसके अलावा नाज़रीन दफ़ा 144 कल नाफिज की गई थी 7 दिन के लिए, और हैरत अंगेज़ बात है कि इमरान खान ने कल अगर रैली मनसूख की तो उसके बाद आज महकमा दाखिला ने वो कल 7 दिनों वाला नोटिफिकेशन आज दूसरे दिन ही मुअत्तल कर दिया और दफ़ा 144 का ख़ात्मा कर दिया है। अब दफ़ा 144 के ख़ात्मे के बाद इमरान खान ने दोबारा फ़ैसला किया है कि वो रैलियाँ निकालेंगे और सड़कों पर आएंगे। इस हवाले से आज इमरान खान ने ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने अपनी आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उसके हवाले से सहाफ़ियों को आगाह किया है। और इमरान खान ने कहा है कि हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को जो वाक़यात हुए हैं ये 25 मई को होने वाले वाक़यात रिपीट हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई को जिन अफसरान ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया था, हमारे कारकुनों की और रहनुमाओं की गाड़ियाँ तोड़ी थी, वही रहनुमा जो हैं वही पुलिस वालों ने कल भी यानी 8 मार्च को भी हमारी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। और इमरान खान ने कहा कि हमने इन पुलिस एहलकारों की लिस्टें बना ली हैं, हमें पता है कि कौन कौन अफसर निगरानी कर रहा था, कौन कौन अफसर क्या क्या हदायत दे रहा था। इस हवाले से जब हम हुकूमत में आएंगे तो फिर हम इन अफसरों से पूछेंगे कि आप रियासत के मुलाजिम हो या शहबाज शरीफ के या राना सनाउल्लाह के मुलाजिम हो। तो इस हवाले से इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दी है और कहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि मुझे नाअहल करार दे दे या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो वो कहते हैं कि मैं अगर नाअहल होता हूँ या गिरफ़्तार होता हूँ, दोनों सूरतों में कौम मेरे साथ होगी, और अगर गिरफ़्तार करते हैं तो कौम मुझे वापस जेल से निकाल लाएगी। तो इस हवाले से इमरान खान बड़े इस हवाले से मुतमईन है और उनका ये भी कहना है कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो फिर हम यही देखेंगे कि यहाँ ना आइन की कोई इज़्ज़त है ना कोई कानून है, बल्कि इनकी अपनी हुकूमत है। ये जो चाहते हैं वो करते हैं, ये जब चाहते हैं आइन को पामाल करके रख देते हैं, जब चाहते हैं कानून को लताड़ देते हैं। तो इनके हवाले से वो बड़े क्लियर थे कि ये फुस्तायत की हुकूमत है, अजीब किस्म के ये लोग हैं और जिनको सिर्फ अपना मफाद अजीज़ है, इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, इनकी जायदादें, इनकी औलादें, इनके कारोबार सब बाहर हैं, तो ये कैसे पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हैं। तो इमरान खान ने सहाफ़ियों को कहा कि वो बिल्कुल पाकिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और आखिरी दम तक पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए लड़ते रहेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा मरीम नवाज़ ने आज लाहौर में अपने कारकुनों से खिताब किया और इस तकरीब में उन्होंने इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया। पहले वो अदलिया पर तनकीद करती थी, मगर जब उन्हें पता चला कि अदलिया के कुछ हलकों में उनके हवाले से कुछ मशवरे हो रहे हैं तो अब उन्होंने वो पैंतरा बदल कर आज इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया। और इमरान खान ने कहा है कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान मुझे नानी कहता है, जबकि वो ख़ुद मेरे बाप की उम्र का है, और अगर ख़ुद इसने कोई अच्छा काम कर लिया होता, कुछ सोच लिया होता तो आज ये भी नाना या दादा बन चुका होता। तो नाज़रीन, हमारी सियासत का ये एक अजब चलन है कि यहाँ पर ज़ातियात पर हमले शुरू हो गए हैं। दोनों तरफ से जो है वो ज़ातियात को हदफ तनकीद बनाया जाता है, जबकि ये सियासत का रिवाज ये नहीं है। सियासत एक रख रखाव का नाम है, रियासत बर्दाश्त का सबक देती है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत का जो पैटर्न बन चुका है, हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम बन चुका है, इसमें मार कुटाई, तनकीद, बेइज्जती और तनकीद और इल्ज़ामात और अजीब व गरीब पैटर्न है। तो इससे सारी जमातों को मुतफ़िक़ा तौर पर कोई लाहे अमल बनाकर कुछ सियासत का चलन बेहतर करना होगा। इससे ही कारकुनों में भी रख रखाव आएगा, कारकुनों में भी बर्दाश्त का मादा पैदा होगा। अगर कारकुनों की तरबियत इस अंदाज में की गई तो फिर ये मामला मुस्तक़बिल में खौफनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुरात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के मान।